नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजू जी, गुड टू बी हियर। इस वक्त तो बड़ी खबर यही आ रही है कि कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री, उन्हें भी ईडी ने बुला लिया है। इस वक्त ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। आरोप उन पर यह है कि उन्होंने तो आबकारी पॉलिसी का मसौदा तैयार किया और साउथ लॉबी को लीक उन्होंने ही किया है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप अगर देखें इसको तो घोटाला हुआ, दिल्ली कैबिनेट उसमें पूरा इन्वॉल्व होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली 3-4 लोग ही तो चला रहे थे गवर्नमेंट को पूरा। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके खास बड़ी और जिसको बोलते हैं व्हीलर डीलर मनीष सिसोदिया, एंड उसके बाद 1-2 मिनिस्टर बचते हैं। क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि जब सत्येंद्र जैन जी अब तो जेल में चले गए, जब जेल में नहीं तो दुनिया भर के डिपार्टमेंट तो उन्हीं के पास थे। सीएम तो कहते मैं तो कोई डिपार्टमेंट रखूंगा नहीं, तो दुनिया भर के डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास थे, दुनिया भर के डिपार्टमेंट सत्येंद्र जैन जी के पास थे। और रिवेन जो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इसमें कैलाश गहलोत को लगा दिया, क्योंकि कैलाश गहलोत ताकि जो भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज ए मनी मेकिंग मशीन फॉर करप्ट पॉलिटिशियंस। तो बुराई में आप चले जाइए आरटीओ पे, दुनिया भर का अभी भी करप्शन, आम जो जनमानस की जो प्रॉब्लम्स है वो तो वैसे की वैसे हैं। और डेली शाम को बोरियां भर के पैसा जाता है, वहां से निकलता है, कट कमीशन का जाल बिछा हुआ है दिल्ली सरकार का। तो ये जो इनके खासम खास है, कैलाश गहलोत ध्यान दीजिए, ही कम्स फ्रॉम ए रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ही इज वेरी प्रिंसली इन हिज डिस्पोजिशन, काफी पैसे वाले हैं, जिसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। आई एम जस्ट creating the profile, telling the profile what he belongs to, where does he come from। शांत स्वभाव के हैं, वैसे वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड वो रिचनेस वाला। तो कैलाश गहलोत एक बड़ी फिट पोजीशन में थे कि पैसा कमा के आगे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो 3-4 लोग थे जो पूरी गवर्नमेंट चला रहे थे, और उसमें कैलाश गहलोत ने ही आगे बात फैलाई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्टीमेटली यू नीड पीपल टू डू द थिंग्स। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और मुझे लगता है कि इनका जो भी मिनिस्टर, जो भी इनका व्यक्ति जिसने इस घोटाले में किसी भी ढंग का काम किया है, यानी कि एग्जीक्यूशन में जो भी भूमिका निभाई है, सब जेल में जाने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ईडी इज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, तो इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया, डिजिटल फुटप्रिंट आजकल छोड़ना क्राइम का, इट्स ए फाइनेंशियल क्राइम। शराब घोटाला इज ए फाइनेंशियल क्राइम, मनी क्राइम। तो इसमें जिसके भी फुटप्रिंट पकड़ में आएंगे उनको पकड़ा जाना चाहिए और उनको आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे जो जो पार्टी जो सत्ता में आई और जिसने बड़े सब्ज बाग दिखाए देश को, उसके एक एक व्यक्ति को छोटे से बड़े क्राइम के लिए अकाउंटेबल बनना चाहिए। और फिर यहाँ पर ये चीज भी डॉक्टर साहब गौर करने लायक है कि इन्हीं कैलाश गहलोत को जो सरकारी बंगला मिला हुआ था, वहां पर अरविंद केजरीवाल का लाडला विजय नायर रहता था। मतलब उसको कैबिनेट रैंक एक तरह से दे दिया गया था, और ये जनाब अपने घर में रहते थे, वो बंगला इस्तेमाल वो कर रहा था। तो ये सारी गुत्थियां तो उलझी हुई है ही ना। और फिर ये विजय नायर ही साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। एग्जैक्टली। कई लोग थोड़ा सा डिवाइड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि शराब घोटाले में थोड़ा सिंपैथेटिक व्यू ले लेते हैं। बट ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि आप लीकर स्कैम को ध्यान से स्टडी करें तो पाएंगे कि इसमें लेजिटिमेट इश्यूज हैं, यानी कि करप्शन हुई है वो बड़े तरीके से की गई है। बेसिकली करप्शन इसमें हुई है, इसका एविडेंस है। वो एविडेंस नेचुरली अब समय बताएगा, लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स एंड चीज़ें खुलेंगी। लेकिन जैसे जैसे आगे इनकी इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाए, जैसे कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो इसमें अच्छी तरह इसमें था इन्वॉल्व वो पकड़ा जाता है, तो इनका एविडेंस एक्यूमुलेट ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद ही नेचुरली अगले अगले व्यक्ति तक जाते हैं। ये नहीं कि जैसे सीएम अपने अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मुझे अभी जो परसों तरसों जिसमें खुद इन्होंने कोर्ट में जाके भाषणबाजी की, ठीक है ना, अपनी पैरवी नहीं की, ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरी, और भाषणबाजी की विच वॉज पॉलिटिकल भाषणबाजी। उनका जो रेटरिक था वो पॉलिटिकल था। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। मुझे आप इलेक्शन के टाइम क्यों गिरफ्तार किए जा रहे, जो अभी जो सिंघवी साहब जो उनके एक बड़े नामी लॉयर हैं, उन्होंने जो पेशी की, मतलब जो एक मुद्दा सामने रखा कि नहीं, इनको आप पॉलिटिकल वेंडेटा है यहाँ पे,
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 8 या 9 समन्स जब इनको दिए गए तो पिछले 6 महीने में दिए गए, तो आप क्यों नहीं गए ईडी के पास? नंबर 1। बिल्कुल। दूसरा ये था कि यदि आप चले जाते पहले तो आप अपनी बात रख लेते, फिर क्या हम्म, ये बढ़ता गया मामला, नेचुरली और लोग गिरफ्त में आए, तो नेचुरली वो कुछ ना कुछ बताते हैं, तो कड़ियाँ जुड़ती है, क्राइम में कड़ियाँ जुड़ती है, तो उसके बाद अगला स्टेप लिया जाता है। ये कोई भी बिल्कुल। इन्वेस्टिगेट एजेंसी इसी ढंग पे काम करेगी। सबको आप एक वक्त पे कैसे गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि आपके हम्म, पास कोई एविडेंस होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए किसी को गिरफ्तार करने का। तो जैसे पिछले 6 महीने में अरविंद केजरीवाल ने न केवल ईडी को के समन्स को ऑनर करने से मना किया, मीनवाइल ईडी जो बाकी एविडेंस एक्यूमुलेट कर रही थी, उस एविडेंस के बेसिस पे इस उनके पास एक पुख्ता कारण बना कि जिसके बेसिस पे उन्होंने जाके उसको दबोचा। लेकिन ऑनरेबल अगर एक सीएम होते ही एथिक्स होती तो खुद इनको पेश होना चाहिए था अपने अपने बिल्कुल, पहले अपने आप। पहले पहले सम्मन पे ही जाना चाहिए था। डरना, डर किस बात का था? ये तो भगत सिंह के वंशज खुद को बताते हैं, तो इनको तो डरना बिल्कुल नहीं चाहिए था, लेकिन ये डरे। पर अब आप देखिए, आतिशी मार्लिना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, देखिए अब तो हम सबके नंबर लग रहे हैं, मुझे भी बुलावा आ सकता है, सौरभ को भी आ सकता है। मतलब ये लोग मानकर चल रहे हैं कि पूरा कैबिनेट जो है वो तिहाड़ में ही बैठेगा। जो सबसे डिस्गस्टिंग बात है, जो सबसे दुख की बात है, शुरू से इनकी जो टैक्टिक्स रही है, मैं भी उस वक्त आम आदमी पार्टी का हिस्सा था, और हम्म, मुझे इस बात को कहने में कोई दुख नहीं है इस बात का कि शुरू से जिस ढंग का इनका एक होता है कि जस्ट प्लेइंग टू द गैलरी, कुछ भी कैसे भी हम्म, सच को आप मैनिपुलेट कर दीजिए, झूठी बातों को आप इस ढंग से हाइप क्रिएट कीजिए, अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलना, भगत सिंह की तुलना बड़े सहजता से सबके लिए कर देते हैं। तो यही टैक्टिक्स अभी भी चल रही है। अब ये जो आतिशी मावलिना, या जो आप देखिए जेल, एक अरविंद, अब आप आंखें बंद कीजिए 2 मिनट, अरविंद आपको आपकी आंखों आपके व्यूज में आएंगे, दिव्य सपन में आएंगे, क्या नॉनसेंस है। और बंदा जेल में बैठा है और आप इस ढंग के दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे जो सबसे ज्यादा दुख की बात है कि अभी भी ये मान नहीं रहे, अभी भी सुधर नहीं रहे। पर अभी तो सुधर कहाँ रहे, अभी तो मैडम सीएम आने वाली हैं, सुनीता केजरीवाल जी की पूरी तैयारी हो गई है। कल जो रैली होने जा रही है उसमें वो संबोधन करने जा रही है, सुना है, रामलीला मैदान में, जहां से अरविंद केजरीवाल निकले थे, अब सुनीता केजरीवाल निकलेंगी। अप्रैल 5 को 13 साल हो जाएंगे अन्ना जी ने जो पहला अनशन किया था, इस कमिंग अप्रैल 5 को। हम्म, हम आईएसी के जो पुराने लोग हैं, आज उमेश सक्सेना जी से बात हो रही थी सुबह, करण सिंह के साथ भी अपनी बात चल रही है, जिसने आवाम जो शुरू में उसने रेबल किया था विद इन द पार्टी हम्म, फॉर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, करण सिंह, आवाम उन्होंने मोर्चा निकाला था विद इन द पार्टी, काफ़ी वॉलंटियर्स जुड़े थे। हम सब लोग टच में हैं, सुनील लाल जो आईएसी के पुराने लोग हैं, जिन्होंने सिंबल बनाया था आम आदमी पार्टी के लिए, लोगो वापस मांगा था, उन्होंने ये भी डिमांड की थी कि आईएसी के ना जो मेगा सेसे अवार्ड फिलीपींस गवर्नमेंट को उन्होंने एक नोट वो भी दिया था, हम्म। मेमोरेंडम में रिक्वेस्ट दिया था कि उनसे मेगा सेसे अवार्ड वापस लिया जाए। तो हम सब लोग केजरीवाल, गवर्नमेंट केजरीवाल से कोशिश, ना। या कोशिश, यस, वी हम आप सब लोग मिलके वी आर ट्राइंग कि 5 अप्रैल को राजघाट जाएंगे और विनम्रता से श्रद्धांजलि देंगे गांधी जी को, और इस बात के लिए दुख प्रकट करेंगे कि जो भी पिछले 13 साल में सब हुआ, एक व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे ये सब धोखा जो हुआ, उसके लिए माफी मांगे। तो कमिंग बैक टू दिस, तो जो जो इनका कहना है, तो हम्म, इसमें अंजू जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रिंसिपल्स डिसमेंटल हुए, हम लोग आए थे सत्ता में आईएससी के बाद, एक हम्म, पार्टी बनाई कि हम हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे। क्योंकि वन ऑफ द वोकल क्रिटिसिज्म जो हम करते थे उस वक्त एज ए पार्टी, कि परिवारवाद फैला हुआ है, फैमिली वाद फैला हुआ है, और इन नाम गिनाते थे कि ये सब लोग डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करने आए हुए हैं। हम्म। आप ये देखिए कितनी सहजता से और कितनी प्रपंचता से राबड़ी देवी 2.0 को लॉन्च करने की तैयारी की। इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग कुछ नहीं हो सकता। मैंने आज भी सुबह ट्वीट किया, जो हम्म, पुराने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर, स्टेडफास्ट वॉलंटियर जो आए थे शुरू में, और जो अन्ना हम्म, आंदोलन के लोग जो अभी भी चिपके हुए हैं समहाउ इस पार्टी में, हम्म। नए लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, जो पुराने थोड़े बहुत बचे हुए लोग हैं, वो कृपया करके इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए आवाज उठाएं।
क्योंकि आप सोचिए कि एक तो शीश महल 45 करोड़ का वो खाली ना करना पड़े, अरविंद केजरीवाल को चिंता तो इस बात की है कि शीश महल खाली ना करना पड़ जाए, इसलिए उनको लग रहा है पत्नी बन जाएंगी तो 8-8 लाख के पर्दे भी बच जाएंगे, 10 करोड़ का स्विमिंग पूल भी बच जाएगा, पूरा का पूरा महल बच जाएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है सुनीता केजरीवाल के बारे में? तो ये आ रहा है कि एक व्हाट्सएप नंबर उन्होंने अभी उन आम आदमी पार्टी ने उनके नाम का जारी किया कि उनसे बात की जाए, अपनी समस्याएं बताएं, तो उसमें तो लोगों ने भर दिया ये बोल बोल के कि केजरीवाल इस्तीफा कब दे रहे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और फिर वो नंबर जो है वो कुछ घंटों में ही डिलीट कर दिया गया। अच्छा, आपने एक अभी सेंटिमेंट प्रकट किया कि शीश महल पे, अभी मैं हम्म। मयंक गांधी के साथ ही बैठा था, अभी वहीं से निकल के मैं ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, भारतीय हम्म। लिबरल पार्टी के। तो मयंक गांधी आप जानते हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के स्टालवर्ट बहुत। थे, उन्होंने काफ़ी बिल्कुल। नामी मुंबई से। नेता थे उस वक्त, आम आदमी पार्टी में भी थे। बट अगेन ही इज़ वन ऑफ दोज जिन्होंने अपोज किया जब इन्होंने आइडियोलॉजिकल इनका जो डेग्रेडेशन शुरू शिफ्ट हुआ। हुआ। हम्म। तो आई वॉज सिटिंग विद हिम इन एशियाड विलेज, तो उन्होंने कहा कि ये लोग जिस ढंग से प्रपंच रच रहे हैं, ये शीश महल को भी ना छोड़े, इस बात के लिए पूरी मेहनत करें। तो वही बात हाँ। आपकी निकल के आई है जो आपने भी अभी कहा कि एक व्यक्ति चला गया जेल में, तो अब उसकी उनकी वाइफ सोचती है कि बस मैं गद्दी पे आके बैठ जाऊं। और सबसे डिसग्रेसफुल बात यह है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वाली कुर्सी पे बैठ के संबोधित करते हैं। किस लिए? हम्म। अगर सच्ची मर्यादा होती इनमें, तो अरविंद ने आगे जेल से मैसेज भिजवाना भी था। पहली बात तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल में जाने का मतलब अपने पद से इस्तीफा दो। हाँ, क्लियर होंगे तो वापस आगे सीएम बन जाए, जो कि होगा नहीं, वैसे ही इज गोइंग टू बी कन्विक्टेड ऑन दिस। हम्म। बट अगर आप एक आम कार्यकर्ता से, आम आदमी पार्टी है ना नाम इसका, आम आदमी पार्टी, तो संदेश अपना एक आम कार्यकर्ता से दिलवाते हैं, लेकिन अपनी वाइफ को थोपा जा रहा है। हम्म। और सबसे जो लज्जा की बात है कि आम आदमी पार्टी में कोई भी बोलने को तैयार नहीं है इस बात। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जो जिनके साथ हमने काम किया, सोमनाथ भारती जैसे, ये लोग अच्छे लोगों में आते, पढ़े लिखे हैं, इनको पॉलिसी समझ आती है, इनसे उम्मीद थी। और पुराने लोग कि आप कम से कम खड़े तो होइए, इतना तो मत गिरने दीजिए अपने आप को कि अब ये इनकी वाइफ को ही थोपा जा रहा है। और फिर जिस ढंग की नौटंकी हो रही है यहाँ पे, तो बड़े आश्चर्य की बात दो दो चिट्ठियां पढ़कर सुनाई दिल्ली वालों को, खास तौर पर कहा गया कि आंखें बंद कर लीजिए, मेरा शरीर भले ईडी की कस्टडी में हो, मैं तो आपके आसपास हूँ। तो मैंने तो कोशिश की थी आंखें बंद करके महसूस करने की, क्या पता मेरे आसपास आ जाए, लेकिन फिर मुझे याद आया मैं तो दिल्ली में रहती नहीं हूँ, वो तो फैसिलिटी दिल्ली वालों के लिए है। मैं तो योगी राज में रहती, इसलिए मेरे को तो कहीं महसूस नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए किस तरह की इमोशनल गेम खेली जा रही है। और फिर आप ये देखो सत्येंद्र जैन तो वो जो जेल के अंदर उगाही रैकेट चलाते हैं उसमें भी फंस गया, अब तो सीबीआई जांच शुरू हो गई। है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन यही सत्येंद्र जैन को अभी 10 दिन पहले वापिस जब जेल में सरेंडर करना पड़ा, तो तब फिर से भगत सिंह वाली बातें बोलने जा रहे हैं। हाँ, बताइए। कोई लोक लज्जा है ही नहीं, लोक लज्जा। वो मामला जबकि अलग था, वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, चार चार कंपनियां बनाकर वो किस तरीके से ब्लैक को व्हाइट कर रहे थे। और ये मामला तो सीधा सीधा वो सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि अच्छे खासे जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं उनसे पैसे वसूले जाते हैं हर हर महीने के हिसाब से, 10 करोड़ वो सुकेश चंद्रशेखर इनको दे चुका है। और उसमें तो उस वक्त के जेल के डीजी भी हैं शामिल, उस वक्त के सुपरिंटेंडेंट भी हैं, सबके सब लोग नपे हुए हैं। जी, कहां कहां से बिल्कुल। बचेंगे ये कट्टर ईमानदार? ये कट्टर ईमानदार टर्म जो थी वो सत्येंद्र जैन के लिए सबसे पहले इस्तेमाल की थी अरविंद केजरीवाल ने। निस्संदेह। और अब आपको क्या लग रहा है कि सत्येंद्र जैन ने अगर ये सारा उगाही का रैकेट चलाया है सर, तो क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता होगा? क्योंकि पार्टी के लिए फंड रेजर तो वही थे, पैसा तो वही लेकर आ रहे थे पार्टी के लिए। एग्जैक्टली, सत्येंद्र जैन जैसा मैंने शुरू में रेफरेंस दिया कि काफी विभाग उनके पास थे। सत्येंद्र जैन हम्म। जी को मैं जानता भी हूँ पर्सनली, भी मैंने काम भी किया उनके साथ। तो इस किस्म के मतलब उनका अच्छा दिमाग चलता है। ही इज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन, नोज हाउ द सिस्टम वर्क्स, दिस मच आई हम्म। कैन से। जिसको सिस्टम समझ में आ गया उसको ये भी समझ आया था ना सर कि लूप होल्स कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ बात बनाई जा सकती है, कहाँ कहाँ। पर मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है कि हमारा जो पिछला इंटरव्यू था उसके बाद मैडम सीएम ने आपको कांटेक्ट किया था। जी, ये एक्चुअली 2017 की बात है, 2017।
तो 2016 में जब 2017 में मुझे एक मैसेज आया सुनीता जी का, हम उन दिनों चंदा बंद सत्याग्रह, नो लिस्ट नो डोनेशन या चंदा बंद सत्याग्रह आम आदमी पार्टी के खिलाफ चला रहे थे। हमारा एक इसके पीछे पक्ष बड़ा सिंपल था। हम लोग यानी कि दुनिया भर के लोग वॉलंटियर्स आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने आए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जाए, और उसमें एक जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आम आदमी पार्टी ने अपनाया लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे बनेगा, तो उन्होंने अपने ऊपर यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपने ऊपर एक प्रिंसिपल अपनाया कि हम चंदा जो भी लेंगे जनता से उसका हिसाब किताब वेबसाइट पे दिखाएंगे या पब्लिक डोमेन में वो मतलब दिखेगा लोगों को। बड़ा अच्छा प्रिंसिपल था, फैसिनेटिंग था, अच्छा लगा। तो जब 2016 में उन्होंने चंदा हटा दिया, चंदे की लिस्ट को वेबसाइट से गायब किया, तो मैंने उसका वोकल क्रिटिसिज्म किया। मैं पहले अरविंद से मिला इंटरनली, क्योंकि मैं सचिवालय में भी बैठता था पहले। अरविंद को मैंने कहा, मनीष को कहा कि ये प्लीज़ मत कीजिए, इसका रेस्टोर कीजिए जो आपने वेबसाइट से डोनेशन लिस्ट हटा दी। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड फिर हम अन्ना जी के पास गए। अन्ना जी के आशीर्वाद से हमने चंदा बंद सत्याग्रह चलाया अपनी पार्टी के खिलाफ कि आप यानी कि जनता चंदा मत दे जब तक ये बहाल नहीं करते। तो पंजाब में भी गए एंड हम लोग बड़े ओपन वे में क्रिटिसाइज करते थे। वी वर नॉट मिंसिंग वर्ड्स ऑन दिस, आवर प्लैंक वाज वेरी क्लियर। लाइक इस किस्म के हम नारेबाजी करते थे कि हिसाब नहीं तो चंदा नहीं, बंद करो ये गोरख धंधा, करो उजागर अपना चंदा। तो यानी इट वाज हर्टफुल एंड वी वर क्लियरली विदाउट मिंसिंग वर्ड्स हम बोलते थे चंदा चोर हैं आप, यदि चंदा चोरी नहीं की तो आप चंदा दिखा दीजिए, हम ये शब्द वापस ले लेंगे। तो एक दिन सुनीता केजरीवाल जी ने मुझे डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज ट्विटर पे। एक कोई खबर छपी थी पंजाब केसरी में जो कि काफी कैस्टिगेटिंग खबर थी, और चंदा चोर शब्द उसमें हेडलाइन में इस्तेमाल किया गया। तो आई थिंक उस हेडलाइन को पंजाब केसरी में, ये पंजाब की बात है, पंजाब केसरी को उस हेडलाइन में जिसमें चंदा चोर शब्द लिखा था उसको पढ़ के वो तिल मिला गई होंगी। तो उन्होंने मुझे मैसेज डाला कि ये सब आप कर रहे हैं, इसका कोई सब्सटेंस नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो मैंने सुनीता जी को वापस मैसेज डाला, मैंने कहा सुनीता जी चंदा बहाल कर दीजिए वेबसाइट पे वापस, मतलब अरविंद कर दे, मैं आज शाम को शिकागो की फ्लाइट पकड़ के वापस शिकागो चला जाऊंगा इस देश से, अपने देश से। कहते नहीं आप लोग ऐसे ग्राउंड पे ऐसी विश्व मचाए जा रहे हैं, इसमें कोई एलिगेशन, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, आप समझते नहीं है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, टैक्स एजेंसीज हैं, वो परेशान किए जा रहे हैं। तो मैंने फिर रिप्लाई किया, मैंने कहा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी से कोई समझौता नहीं, चाहे कितनी ही दिक्कतें आए। और ये पर्सपेक्टिव भी होता था हम लोगों का, तब कहते भी थे ना कि हम सब रेवोल्यूशनरीज हैं, हम सब आंदोलनकारी लोग हैं, तो जी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएंगे हम। और आपको हम लोग भी उस वक्त में सहारा न्यूज चैनल में होती थी, तो हम लोग ये सुनते थे कि 10 रुपए का चंदा भी आएगा तो भी वेबसाइट पर नाम डाला जाएगा, और फिर अचानक से 2014 के लास्ट जैसे में वो चंदे की वो लिस्ट गायब हो गई। तो हमें भी लगता था अब क्या करने जा रहे हैं। फिर ये था कि चंदा मत दीजिए, बहुत चंदा हो गया है, ऐसी सी बातें आने लगी, ये सब। तो फिर आप खुद सोचिए ना, जो आपका बेसिक प्रिंसिपल था, एक तो भ्रष्टाचार से लड़ना, एक परिवारवाद से लड़ना राजनीति में, दूसरा आपको चंदा की चंदा, हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे, वो तीनों ही सिद्धांत भुला दिए केजरीवाल ने। तो ये तो साफ था कि 2000 पन्नू जो कह रहा है सिख फॉर जस्टिस वाला कि हमने 2014 से 2022 तक 133 करोड़ दिए हैं, तो वो उस वक्त मिलना शुरू हो गया होगा ना सर, कहीं ना कहीं से ऐसा पैसा आने लगा होगा खातों में। एब्सोल्युटली। तो फिर क्या हुआ, बस उस कन्वर्सेशन के बाद जब मैंने बोला कि प्रिंसिपल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया एंड आई थिंक सम पॉइंट शी ब्लॉक्ड मी। तो वो मैंने ट्वीट की एक थ्रेड लगाई है ट्विटर पे। तो ये सारी स्टोरी है। आई मीन इट्स जस्ट पेनफुल यू नो व्हेन आई लुक बैक। चलो हम तो फिर भी संभल गए, अपनी प्रैक्टिस में वापस चले गए, जो लॉस हुआ पर्सनल लेवल पे, बट देश बदलने की एक इच्छा के साथ आए थे। लेकिन अंजू जी ये ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी लोगों को इन्होंने उनका जीवन तबाह कर दिया। हम तो चलो फिर भी एक प्रोफेशनल लाइफ में थे, जो लॉस होने के बावजूद संभल गए, लेकिन काफ़ी यूथ जो कॉलेज छोड़ के आ गया था, अपनी नौकरी छोड़ के आ गया था, वो रिहेबिलिटेट नहीं हो पाए। एक आशा की किरण लेके आए, तो उनकी आंखों में सपना था कि चलो देश बदलेगा, उनके लिए भविष्य उज्जवल होगा।
इस व्यक्ति ने, और खासकर अब जब ये राबड़ी देवी 2.0 बनाने की कोशिश की जा रही है, हो रही है मतलब पुरजोर। इतना मन उचाट होता है, लगता है कि इन पकड़ के ऐसे लोगों को जेल में डाल के, जो यातना इन्होंने एक पेनफुल चैप्टर लिखा भारतीय राजनीति में, एक रेवोल्यूशन के नाम पे, क्रांति के नाम पे जो दगाबाजी हुई है, धोखा हुआ है, इनके लिए इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए और इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो आज कैलाश गहलोत की, कमिंग बैक टू द इनिशियल इशू, हम्म, अगर कैलाश गहलोत भी इसमें इन्वॉल्व थे तो इनको पकड़ के, इनको जो काला पानी की सजा होती है ना, उससे भी कोई सख्त सजा अगर एग्जिस्ट करती है, आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द नेशन, हम्म। नेशन सेक के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है यहाँ पे, हम लोग वेल सेटल्ड लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी जिंदगी में। इनको जिस ढंग से इन्होंने एक सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया, देश की सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किया, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग जो करप्शन करते हैं वो भी, उन लोग कहते हैं अच्छा बाकी लोग देखिए बड़े चोर बैठे हैं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे इन्होंने धोखा किया, इनको सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि इन्होंने जो बाबा खड़क सिंह वाला जो चैप्टर, जो कहानी मॉडर्न जमाने में लिखी है फिर से, उसके लिए बहुत बड़े कल्प्रिट है। आप ये देखो कि आप 2 दिन पहले जब उनका रिमांड एक्सटेंड होने वाला था तो उस दिन क्या बोल रहे थे कि मेरे ऑफिस में आकर तो कितने सारे सैकड़ों लोग आते हैं, कितने सारे मंत्री आते हैं, खुसर पुसर करते हैं मेरे सामने, तो कैसे सी अरविंद कह सकता है कि मेरे सामने फाइल दी गई। कैन यू इमेजिन? एक खुसर पुसर से क्या मतलब कि मनीष सिसोदिया को फंसा दिया कि वो सी अरविंद के साथ खुसर पुसर कर रहा था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एक डिफिकल्ट सीएम के आगे ऐसे कोई कर सकता है? कोई मंत्री मतलब खुसर पुसर कर सकता है कानों में और सीएम बैठ के देख रहा है? ये कभी हो सकता है? नहीं, अगेन अगेन डाइवर्जनरी टैक्टिक है ना ये। देखिए उस सी अरविंद को आपने क्या बोला, यानी कि क्योंकि सी अरविंद ने बताया ना ईडी को, जो जो आप हम्म, इस मीडिया में आपने पढ़ते हैं कि सी अरविंद ने बोला, जो मनीष के सेक्रेटरी थे, कि जब मैं वहां उस मीटिंग में बुलाया गया मुझे, तो अरविंद ने मुझे 30 पेजेस का एक रिपोर्ट पकड़ाई और हम्म, बोला कि इसको ही पॉलिसी बनाना है, रिवेन्यू हम्म, पॉलिसी, जो हम्म, नई नीति आने वाली थी आबकारी नीति शराब हम्म। को लेके, वो ये बनानी है। तो इश्यू तो ये है, 40 लोग मिले आपसे उस दिन के, 70 लोग मिले, कि 500 लोग मिले, दैट इज नॉट द पॉइंट। सो जो पॉइंट है उस पर जवाब नहीं दे रहे आप, एंड आप इधर उधर की बातें करने लग जाइए, और प्योर फिर नॉनसेंस। और डॉक्टर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अरविंद केजरीवाल का ये जो स्टेटमेंट था, ये बड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना घमंड से भरा हुआ, कि ये 4 लोगों ने मेरा नाम लिया तो क्या एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? अरे एक भी आदमी आपका नाम भ्रष्टाचार में क्यों ले? यहाँ तो 4 4 लोगों ने ले दिया। आपको एग्जैक्टली। तो लड़ाई ये लड़नी चाहिए थी कि मेरा एक नाम भी, कोई एक बंदा भी मेरे पर भ्रष्टाचार के आरोप कैसे लगा गया? क्योंकि आप तो ये कह कर आए थे कि आप सिस्टम को साफ करेंगे। आप तो बोल के आए ना कि आप पुराने सारे उनके बाइट्स सोशल मीडिया पर चल रहे, देख लीजिए भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या क्या बोलते थे। और वहां पे कह रहे हैं कि सीएम, मतलब उन्होंने अपनी सीएम पन्ना जो है वो अंदर भी नहीं छोड़ा है, जबकि ईडी को कहना पड़ा कि आप हमारे लिए आम आदमी है। बिल्कुल सही कहा आपने, जस्ट पेनफुल द होल these kind of diversionary tactics, bluffing, pure bluffing. आप आप अपने पुराने सारे कलीग्स के साथ इन टच हैं जो कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को 2015 के आसपास छोड़ गए थे उनकी इसी तरह की नीतियों के चलते। आज जब आपस में आप बात करते हैं तो कुछ याद आता है कि अरविंद केजरीवाल शुरुआत से ही ऐसा था या बाद में हुआ? आप ये देखिए अभी, मतलब इससे ज्यादा एक रेलिवेंट पॉइंट नहीं हो सकता कि मैं मयंक गांधी जी के साथ बैठा था, प्लस शर्मिष्ठा शर्मा आई वहां पे, हम्म, मतलब यकीन नहीं मानेंगे आप, शर्मिष्ठा शर्मा अरविंद के इतना क्लोज होती थी, हम्म, पुष्पेंद्र सिंह, सॉरी शिवेंद्र सिंह चौहान को वो लेके आई, मतलब दिस इज व्हाट शी वाज टेलिंग मी। मैं शर्मिष्ठा को हम्म, पहले से भी जानता था, हम्म, उनको मतलब ये जस्ट 20-25 मिनट अपनी टॉक से जस्ट पहले की बात है, वी वर सिटिंग इन हम्म, द कैफे, वहां पे वी वर टॉकिंग ऑल दिस, ये सब वो लोग हैं जो अरविंद को के बिल्कुल क्लोज पहले के लोग हैं, हम्म, आंदोलन से पहले से जानते हैं, उनके साथ काम किया, आंदोलन के समय काम किया। शर्मिष्ठा शर्मा अगेन, यू नो, बेस्ट ऑफ द टैलेंट, बेस्ट ऑफ द माइंड्स, बेस्ट ऑफ द अर्नेस्ट पीपल हु केम फॉरवर्ड कि चलो हम देश बदलेंगे, इस व्यक्ति का एक जो एक यू नो इन्होंने जो बोला है उसको अपन करके दिखाएंगे, क्रियान्वित करेंगे। दे ऑल फील डिस्गस्टेड, दे ऑल फील डिस्गस्टेड। जो इस वक्त अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट करता भी है अन्ना आंदोलन का व्यक्ति, तो वो अपनी मलाई खाने के लिए करता है, अदरवाइज सब पुराने लोग वापस जा चुके हैं। जो मैं अक्सर कहता आया हूँ पिछले कई दिनों में, परमजीत कटियाल,
जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में एक डायलॉग एक अपनी इमोशंस कही थी, और परमजीत कटियाल भी उन्हीं सोल्जर्स में से हैं जिन्होंने अरविंद का कंधे से कंधे मिला के साथ दिया। एक्सट्रीमली एनर्जेटिक ग्राउंड वर्कर, फील्ड वर्कर। अनफॉर्चुनेटली उनकी 2 साल पहले डेथ हो गई। करनाल के रहने वाले थे वो, परमजीत कटियाल, सिख फाइटर। उन्होंने कहा था ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता वेब सीरीज में कि जिसने भी अरविंद को नजदीकी से देखा है, जिसने भी अरविंद को नजदीकी से देखा है, वो अपने घर वापस लौट चुका है। जो लोग अरविंद केजरीवाल के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े, जिन्होंने देखा राजनीतिक पार्टी बना ली और फिर सिद्धांतों पर कायम नहीं रहे अरविंद केजरीवाल, तो वो जाहिर सी बात है आज अरविंद केजरीवाल का ये हाल देखकर उनको कुछ सुकून तो मिल रहा होगा कि सही जिस गलत दिशा में चल पड़े थे, इनको यहीं पर ही पहुंचना था। अन्ना से आपकी बात हुई इस दौरान? अन्ना जी से मैं मिला था फरवरी 22, 2024, यानी कि आज से 1 महीना 5-6 दिन पहले। अन्ना जी के पास हम एक ज्ञापन लेके गए थे कि दिल्ली में शराब घोटाले का इश्यू तो था ही, प्लस दिल्ली में गवर्नेंस को लेके भी देयर इज ए फेलियर। एंड मेरा उसके पीछे बेसिस बड़ा सिंपल था कि अन्ना जी के माध्यम से एक मूवमेंट खड़ा हुआ, उसके बाद एक गवर्नमेंट बनी, एक पार्टी बनी, गवर्नमेंट बनी। तो मुझे लगा कि अन्ना जी को जाके मैं बताऊं कि ये सब दिल्ली में इस वक्त हो रहा है। शराब घोटाले की बात भी हुई एंड ही न्यू दैट। तो नेचुरली उनको काफ़ी पीड़ा हुई। और अंजू जी, आपको तो ध्यान है ही इस बात का, ये 22 फरवरी यानी कि 5 हफ्ते पहले की बात है, लेकिन अभी जब गिरफ्तार हुए तो अन्ना जी का बयान अगले दिन आ ही गया था कि मुझे दुख है इस बात का कि मतलब ये सब जो सब हुआ कि कितना पेनफुल। मतलब ही वाज नॉट एक्सप्रेसिंग सिंपैथी टू अरविंद, ही वाज एक्सप्रेसिंग कि सब डिस्गस्टिंग है कि जिस ढंग से सब। आपको लग रहा है कि मतलब राबड़ी देवी पार्ट 2 हमको देखने को मिल ही जाएगा? कल की रैली के बाद ऐलान हो जाएगा, तैयारी पूरी हो चुकी होगी आम आदमी पार्टी में? जिस ढंग से ये जो इनका बिहेवियर है आम आदमी पार्टी का, स्लेव माइंडसेट, शीप की तरह बिहेव किए जा रहे हैं, सब अपना अपना बेनिफिट देख रहे हैं। जो पुराने कुछ लोग हैं, दे आर अनविलिंग टू टेक ए स्टैंड। तो राबड़ी 2.0 बनने में मुझे लगता है कि ज़्यादा दूर नहीं है। और जिस प्रकार से इनकी एक वो टेंडेंसी है अरविंद की कि सत्ता का सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि आम आदमी पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में ये था कि एक व्यक्ति 2 टर्म से ज़्यादा कोई पद संभाल नहीं सकता, लेकिन अब वो 3rd टर्म में भी कन्वीनर भी बने हुए हैं, सीएम भी हैं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान ने कहा कि वो बने, सुनीता केजरीवाल देश पे थोपी जाए, आम आदमी पार्टी पे थोपी जाए, भगवान न करे। लेकिन जिस ढंग से घटनाक्रम चल रहे हैं, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। नपुंसक जमात के यही लक्षण होते हैं। आपको लगता है कि रिवोल्ट भी हो सकता है आम आदमी पार्टी में अगर इनको थोपा गया? कुछ लोग अभी होंगे विधायकों में। अनलाइकली, वेरी अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। और अब रिवोल्ट तो तब हो सकता है जब ये लोग अरविंद जेल में सड़ते रहें, अच्छी तरह फंसे रहे। अगेन नथिंग पर्सनल, जो क्राइम उन्होंने किया उसके लिए कोई भी करप्ट व्यक्ति जेल में सड़े, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि मुझे करप्शन से बड़ी तकलीफ होती है। तो यदि ऐसा लंबे समय तक हुआ तब कुछ हो सकता है, नॉट एट दिस पॉइंट। आइडियोलॉजिकल बेसिस पे स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है यहाँ, पक्की बात, क्योंकि सब अभी शीपिश तो सब भेड़ चाल है। अभी तो देखिए ना, गोवा में भी जो पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के ईडी के रडार पर है, पूछताछ हो रही है। 15 ऐसे उम्मीदवार हैं उस वक्त के विधानसभा चुनाव के जो सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं, जो केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खोल रही है, क्योंकि 45 करोड़ तो वहीं गया और हवाला से गया, कैश में लोगों को पैसा दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। और फिर अब ये भी राग अलापना शुरू हो गया कि पंजाब में देखिए हमारे विधायकों को फिर से 25-25 करोड़ रुपए ऑफर हो रहे हैं कि बीजेपी में आ जाओ। कि सारा मतलब वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है पूरी तरह से कि हम बेचारे हैं, देखिए हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। यही करते आए अरविंद केजरीवाल। एग्जैक्टली। लेकिन आपने जब आप इस आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, कभी आपने सुनीता जी को इस तरह से काम करते हुए देखा था पार्टी के अंदर, या पीछे रह के करती थी? नहीं, नो एंड नेवर, कभी वो फ्रंट पे नहीं आई। एंड हम लोग सोचते भी नहीं थे कि वो आएंगे, ठीक है। लेकिन 2017 में जिस ढंग से उन्होंने मुझे डीएम किया, तब भी मैंने उसको पर्सनल लेवल पे लिया कि चलो शी इज वाइफ ऑफ दैट पर्सन जिसको हम चंदा चोर बोलते हैं।
लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये आगे आएंगी इस ढंग से, या अरविंद का इस ढंग से एजेंडा होगा। मतलब अरविंद काफ़ी कुछ अजूबा कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन तब हमने सोचा नहीं था कि 5-6 साल बाद, 8 साल बाद इस किस्म का तमाशा देखना पड़ेगा कि अपनी एक चलिए, व्यक्ति अपनी वाइफ को थोपे जा रहा है। अभी तो तमाशा चल ही रहा है आम आदमी पार्टी में। अभी तो तमाशा कल भी होगा जब रामलीला मैदान में रैली होगी और वहां पर वो संबोधित करने जा रही हैं। तो वहीं से मुझे लग रहा है कि राबड़ी देवी पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल, ये सच है कि शीश महल नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इस वक्त तो उनको लगता है कि अपने पिताजी को भी बैठाना पड़ता है इस कुर्सी पे, तो वो बैठा देते, वो किसी को भी अपने परिवार में से बैठाएंगे। ये तो सच है। पर डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। एक पॉइंट एक जी जी पॉइंट जी। मैं बोलना चाहूंगा, जी जी जी। रामलीला मैदान पर जा क्यों रहे हैं? अरे आपने सीएम बनना है, पहली प्रिंसिपल्स तोड़ दिए जा चुके हैं, हम्म डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आपने शुरू कर दी, तो बन जाओ। हम्म तो रामलीला मैदान क्यों जा रहे हैं आप? रामलीला मैदान का सीधा संबंध अन्ना आंदोलन से। वो हम्म हर्ट देश पहले ही सहन कर चुके हैं, उसको भुगत रहा है। और दूसरा पॉइंट कि ये रामलीला मैदान के नायक नहीं थे, हम्म दीज वर द फॉल्स गॉड्स ऑफ रामलीला। अनुरंजन झा ने पुस्तक लिखी है, मुझे लगता है उसको पढ़ा जाना चाहिए। दीज वर द फॉल्स गॉड्स, ये उनकी बुक का टाइटल था। मैं कहता हूँ दीज वर द डेविल गॉड्स। आज हम्म। 2024 में इसका टाइटल मॉडिफाई किया जाना चाहिए। अनुरंजन झा अगर सुने तो वो भी इस बात पे ध्यान दे। दीज वर द डेविल गॉड्स ऑफ रामलीला। रामलीला मैदान में जाकर वो अब उन लोगों के साथ खड़े हैं ना डॉक्टर साहब, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। अब उन्हीं के कंधों पर सिर रखकर आम आदमी पार्टी के नेता रो रहे हैं। और वो इंडी अलायंस वहां पर इकट्ठा हो रहा है। तो एक नायिका की तरह उन्हें पेश करने की कोशिश हो रही कि देखिए पत्नी कितनी दुखी है, पति को ईडी ने पकड़ लिया है। कोई बात नहीं करता है शराब घोटाले की, सिर्फ यही कहा जाता है बीजेपी ने अंदर करवा दिया। भाई, नई आबकारी पॉलिसी क्या बीजेपी ने तैयार की थी? बीजेपी ने आपसे कहा था कि तैयार करो। और अगर वो इतनी अच्छी थी तो सीबीआई ने जैसे केस दर्ज किया, आपने वो हटा क्यों ली? पुरानी फिर से लागू क्यों कर दी? आप कायम रहते इस बात पर कि बहुत अच्छी पॉलिसी है जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप प्रूव करके दिखाइए कि इसमें गलत क्या है। लेकिन मन में चोर था, इसीलिए आपने वो उसी दिन हटा ली जिस दिन सीबीआई ने केस दर्ज किया था। तो अभी तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी रास्ते बहुत लंबे हैं। अभी ईडी है, फिर सीबीआई है, फिर एनआईए भी होगी जो पन्नू से चंदा लिया है। और अभी तो एक कैलाश गहलोत मुझे लगता है शाम तक गिरफ्तार हो ही जाएंगे, जिस तरह से उनसे पूछताछ चल रही है। सर, आपने समय निकाला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय हिंद।